वैसे तो रात ज़्यादातर खामोश होती है, लेकिन कभी कभी ये रात शोर भी करती है। लेकिन रात के इस शोर को सुनना इतना आसान नहीं है। रात के 12 बज गए थे और रंजीता अपने बिस्तर पर जाती तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती, फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वो किसी का इंतजार कर रही थी। रंजीता, क्या बात हो गई आज? इस समय तक तो वो आ जाता था। तभी रंजीता की हवेली के पीछे एक आदमी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को बड़ी सी तौलिए से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो रंजीता की बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव रंजीता के कमरे में प्रवेश कर गया। रंजीता बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से उसकी दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक लिया और उसने पूछा, बताओ कौन? रंजीता ने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झटकते हुए बोली, 2 दिन हो गए, तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिना मछली की तरह हो गई थी। ये कहकर रंजीता ने उस युवक को गले से लगा लिया। रंजीता की बातों को सुनकर उस युवक ने अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहा, आपको पता नहीं क्या, मालिक ने 2 दिनों के लिए शहर भेजा था। 2 लाख की रकम भिजवानी थी और वहाँ से फिर कुछ लाना था। रंजीता, क्या लाना था? मोहन, सोने का नेकलेस। आपका जन्मदिन आने वाला है ना? रंजीता ने जब ये सुना तो मुस्कुराते हुए मोहन की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो जन्मदिन पर मेरे? मोहन, मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो बचपन से नौकर हूँ यहाँ। रंजीता, तुम फिर शुरू हो गए। कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ, और जहाँ तक गिफ्ट की बात है, तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई नहीं दे सकता। ये कहकर रंजीता ने एक बार फिर से मोहन को गले लगा लिया और फिर वो दोनों डूब गए प्रेम के समंदर में, जहाँ पर डूबने के बाद बड़ा छोटा कोई नहीं होता, बस वहाँ होता है प्यार, प्यार और प्यार। जो दोनों प्रेम में डूबे हुए थे। अब तो सुबह होने वाली थी। तभी रंजीता के पिता ठाकुर वीरभद्र की जोरदार आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। वीरभद्र, मोहन, मोहन, अरे कहाँ बढ़ गया रे? ठाकुर साहब की आवाज़ सुनकर हल्की नींद में चले गए मोहन और रंजीता हड़बड़ा कर उठ बैठे। दोनों के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। मोहन, लगता है मालिक साहब जाग गए हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? रंजीता, इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह पाइप के रास्ते से आए थे वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। रंजीता की बात सुनकर मोहन दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर रंजीता सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता वीरभद्र सिंह के पास गई। रंजीता, क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप मोहन मोहन करने लगे। मोहन के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। वीरभद्र, वो तो है, लेकिन तू आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? 9 बजे के पहले तो तेरी आंख नहीं खुलती और आज 4:30 बजे ही तभी वहाँ मोहन आ जाता है। उसे देखकर वीरभद्र सिंह उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे कहाँ मर गया था? तुझे आवाज देकर गला बैठ गया मेरा। मोहन, मालिक वो भैंसिया चिल्ला रही थी इसलिए उसे चारा देने गया था। वीरभद्र, सुन, तुझे पता है आज शाम को रंजीता का जन्मदिन है। शाम को बड़ी पार्टी है, कई लोग आएंगे उसमें, और हाँ, पार्टी में वीरपाल जी भी अपने बेटे अंगद के साथ आ रहे हैं।
उनका विशेष ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ कि रंजीता की शादी अंगद से हो जाए। और हाँ, एक और बात, मालकिन भी राजेश के साथ शहर से आ रही हैं, तो उन्हें लेने दोपहर में स्टेशन चले जाना। मोहन रंजीता के यहाँ नौकर का काम करता है। हालांकि उसे ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था। अगर वो शहर चला जाता तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन ठाकुर साहब का कर्ज उसके परिवार पर होने के कारण वो बिना इनके यहाँ काम करता था और बिना उसे चुकाए वो कहीं जा नहीं सकता था। मोहन, कैसे चला जाऊं रंजीता तुम्हारे पापा की नौकरी छोड़कर? तुम्हें पता है कितना कर्जा है उनका हमारे ऊपर। बिना उसे चुकाए गया तो मेरे बूढ़े माँ बाप को बहुत परेशान करेंगे। रंजीता, मोहन तुम बेवकूफ़ हो। यहाँ पर रहोगे तो इनका कर्जा कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम्हारे दादा ने मात्र 75 रुपये मेरे दादा से उधार लिए थे। वो 50,000 कैसे बन गए मेरी समझ से बाहर है। मोहन के पिता भी इसी घर में नौकर थे और उसके दादा भी। पीढ़ियों से मोहन का परिवार वीरभद्र सिंह के यहाँ नौकर का काम करता था। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना पिछले 2 सालों से रंजीता और मोहन के बीच प्यार का सिलसिला चल रहा था। हालांकि इस बात की जरा भी खबर न तो वीरभद्र को है और ना ही उसकी पत्नी सुकन्या और बेटे राजेश को। बहरहाल शाम को रंजीता के लिए बड़ी बर्थडे पार्टी का आयोजन वीरभद्र सिंह की हवेली में किया गया। कई सारे मेहमान वहां आए हुए थे।